हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के उपागम। सो डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम विशेष बालकों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। विशेष अध्यापक है या टीचर ट्रेनीज हैं, उनको जानना अति आवश्यक रहता है कि ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं डिप्लोमा, बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम या थ्योरी जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि राइट डाउन वेरियस अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के विभिन्न उपागमों को लिखें। उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम थ्योरी एग्ज़ाम में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन कौन से उपागम हैं पाठ्यक्रम के और कैसे हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम में, तो फर्स्ट आती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नाम से ही क्लियर हो रहा है, चाइल्ड सेंटर मतलब कि इसमें सेंटर जो मेन हम बोल सकते हैं फोकस एरिया हमारा कौन सा है, चाइल्ड है। तो हम हिंदी में लिख सकते हैं कि बालक केंद्रित उपागम। जब भी कोई विशेष अध्यापक बच्चों के लिए हो, दोज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करता है, तो हमें ये भली भांति जानते हैं हम सब लोग कि कक्ष में स्पेशली इन स्पेशल क्लासरूम कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के समान हम कह सकते हैं ना तो उसका लेवल होता है, ना ही उसका आईक्यू लेवल होता है, ना ही हम लोग बात करें नीड्स की तो उनकी नीड्स भी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से डिफ़र होती है। देयर आर सो मैनी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ड्यू टू ऑफ हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होने के करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर से हम लोग जो बालक के आधारित हम कह सकते हैं कि बच्चे को फोकस एरिया मानते हुए हर बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में जो एक्टिविटीज़ होगी वो अलग अलग रहती है, सबके लिए सिमिलर नहीं रहती है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें IEP। जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ को सिखाना है एकेडमिक या पर्सनल एरिया से संबंधित, पर्सनल मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है कि पर्सनल एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, है ना। तो IEP हम लोग तैयार करते हैं। IEP को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। पूछा भी जाता है ये मैक्सिमम टाइम में एग्ज़ाम में, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या कहीं हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जो बच्चे रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये जानना ज़रूरी रहता है कि IEP की फुल फॉर्म क्या है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। अब व्यक्तिगत हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर से बच्चे के लिए जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ को लेते हैं वो बच्चे को व्यक्तिगत तौर से उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे क्लासरूम के लिए हम लोग एक ही पाठ्यक्रम को या एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। हम बच्चे की एज, नीड, लेवल या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे का IQ लेवल की बात कर सकते हैं या हम डिसेबिलिटी लेवल की बात कर सकते हैं, विकलांगता का स्तर, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में बच्चे का इंटरेस्ट है, या हम कह सकते हैं करंट लेवल क्या है। करंट लेवल हम बोलते हैं कि बच्चे का वर्तमान स्तर।
वर्तमान स्तर मतलब कोई भी टास्क हम बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो जैसे यदि हम बात करते हैं लिखने की, तो वर्तमान स्तर में बच्चे के लिए क्या चाहिए कि क्या बच्चा पेन को होल्ड कर पा सकता है कि नहीं, क्या बच्चे के फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर हम बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं करने में एबल है कि नहीं, बच्चे का ग्रिपिंग पावर सही है नहीं, या बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथ का समन्वय सही है कि नहीं। यदि बच्चे में ये सारी चीज़ें उसमें सही है, बच्चा फाइन मोटर स्किल में बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर बच्चा पेन को होल्ड कर सकता है, उसका आंखों का और हाथ का समन्वय भी सही है, देन हम बच्चे के लिए राइटिंग रिलेटेड, लिखने संबंधी, कलरिंग संबंधी एक्टिविटीज़ को लेंगे। यदि बच्चे का हमें लग रहा है फाइन मोटर स्किल सही नहीं है, तो बच्चे के लिए हम उन स्किल्स को नहीं लेंगे। अब हमने बात किया कि एक कक्ष में अनेक प्रकार के भिन्नता से ग्रसित बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं। हर बच्चा दूसरे से अलग एबिलिटी, योग्यता को रखता है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है स्पेशली इन स्पेशल क्लासरूम की हम बच्चों के लिए सेम ही तरह की एक्टिविटीज़ को बच्चे को पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करें। हर बच्चे के लिए हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग से एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत तौर से हम लोग शैक्षणिक प्रोग्राम को तैयार करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। नाम से ही क्लियर हो गया, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि बच्चे के, हर बच्चे के हम लोग बच्चे पे आधारित, बच्चे को सेंटर मान करके उसके लिए एक्टिविटीज़ को लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से कॉमन कोई भी टास्क ले लिया जिसमें कुछ बच्चे तो कर पा रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा क्लास हमारी ऐसे जो एबल ही नहीं है, जिनका करंट वर्तमान स्तर ही नहीं है कि वो उस कार्य को कर सके, तो ऐसे में हमारा जो पाठ्यक्रम हमने तैयार किया वो सही नहीं बना सकते। अब इसमें मेनली 5 हम कंपोनेंट्स आते हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे जब भी हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बेस, सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं एम या ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड हम बोलते हैं कंटेंट, फोर्थ हम बोलेंगे टीचिंग मेथड, एंड फिफ्थ वन इज TLM या हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जितने भी अप्रोचेस की हम बात करेंगे उन सब में ये 5 कंपोनेंट्स आते ही हैं। सो बेस हमारा क्या है, आधार है। आधार हमने किसको माना है, बच्चे को माना है। हम किसकी नीड को ध्यान में रखेंगे, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले, एज, लेवल, एबिलिटी, इंटरेस्ट, किसके देखेंगे हम लोग। जो भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे हम लोग किस में लाएंगे, बच्चे में लाएंगे। और बच्चे को जब हम एक्टिविटीज़ को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम उसकी उम्र भी देखेंगे, लेवल भी देखेंगे। एक ही कक्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के आयु के बच्चे होते हैं, लेवल भी उनका अलग अलग होता है। कोई विकलांगता से हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी लेवल किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। योग्यता, हर बच्चे की अपनी अपनी योग्यता होती है। हो सकता है कि कोई राइटिंग एरिया में अच्छा है, कोई रीडिंग के एरिया में अच्छा है, कोई डांस एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो उनकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रुचि किस एरिया में है, उनको भी हम उन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। और बच्चे को जब पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो उन चीज़ों को सबको इन्वॉल्व करेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। अब मैंने ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो भी मैंने एक्टिविटीज़ ली, नो डाउट कि बालक चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट किस में लाएंगे, अधिक से अधिक हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी मैंने एक्टिविटीज़ लिया है उसके थ्रू बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट हो सके। एंड कंटेंट हम बात करते हैं, वो सभी विषय वस्तु बोलते हैं हम हिंदी में कंटेंट को। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है जो कि हम बच्चे के लिए मैक्सिमम ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए, सुधार लाने के लिए हम लोग सेलेक्ट की होती है। वेदर वो पर्सनल एरिया से है, सोशल एरिया से है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और सोशल सामाजिक एरिया से है, या एकेडमिक एरिया से है, किसी भी क्षेत्र से हम बच्चों के लिए क्रियाएं लेते हैं, वो सारी हमारे विषय वस्तु में आ रही है।
टीचिंग मेथड में हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से हम लोग विधियों का यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो जैसे प्ले वे मेथड का यूज़ किया, जब भी मैंने एक्टिविटीज़ को लिया है, जो भी मैंने गोल बच्चे के लिए लिया है, उसको सिखाने के लिए मैं कौन से मेथड का यूज़ कर रही हूँ, उसकी एज के अप्रोप्रिएट है क्या, मैं म्यूज़िक सुना करके या उसको राइम को है तो प्ले वे के थ्रू, खेल विधि में हम बोल सकते हैं कि खेल विधि के माध्यम से सिखा रही हूँ उसको, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ उसको प्रैक्टिकल वे में, किस प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बता रही हूँ मैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए मैं बच्चे को चीज़ों को सिखा रही हूँ। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब बच्चे में मेरे को मैक्सिमम जैसे डेवलपमेंट करना है चाइल्ड सेंटर का, तो कौन सा मैं चार्ट या मॉडल है, और इसके अलावा हम फ्लैश कार्ड की बात करते हैं तो कौन से हम लोग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं बच्चे में, जो भी एक्टिविटीज़ को सिखा रहे हैं उसके माध्यम से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो ये तो हमारा चाइल्ड सेंटर था। अब मैं यहीं पर ही रब करके आगे के पॉइंट्स को लिखूँगी। चाइल्ड सेंटर के बाद में आता है हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड। एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया केंद्रित। अब क्रिया केंद्रित क्या क्या मतलब हो रहा है, नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि अब बच्चे में सुधार तो नो डाउट हम बच्चे में ही लाएंगे, लेकिन किसके माध्यम से लाएंगे, इसमें जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, वो हमारी क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं जिनके माध्यम से हम बच्चे में सुधार ला सकते हैं, उन सबको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। अगेन हम लोग बेस किसको मान रहे हैं, जो भी बच्चे के लिए हम लोग एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं, क्रियाएं जो भी हम बच्चे को करवा रहे हैं। अब क्रियाएं वेदर हमारे फाइन मोटर स्किल्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म क्रियाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल है, फिजिकल, जैसे मैंने बच्चे का मेंटल प्लस उसका फिजिकल अगर मैंने इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें सुधार लाने के लिए मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए ले रही हूँ। एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारा कि क्रियाओं के माध्यम से बच्चे में सुधार लाना। कंटेंट हमारा, अब मैंने जैसे बोला विषय वस्तु क्या लिया है कि बच्चे में यदि मैंने फाइन मोटर स्किल को डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगी, सूक्ष्म क्रियाओं को कराने के लिए हो सकता है कि मैंने पेपर पेस्टिंग करने के लिए लिया। पेपर पेस्टिंग यानी मैंने कोई शेप को ड्रॉ किया है ना, सपोज करो कि पाइनएप्पल है, और ऐसे में मैं क्या करूँगी, पेपर के कलरफुल में जो भी जिस भी कलर का हमारा, जैसे ग्रीन कलर का या पाइनएप्पल की कलर का, मैं पेपर को कटिंग करूँगी और जितने भी ये कॉलम बनाए हैं उसमें मैं बच्चे को बोलूँगी कि आप गम की हेल्प से उसमें पेस्ट करो, तो उससे फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रहा है। इसी के साथ में हम बात करते हैं तो ग्रिपिंग के लिए, ग्रास्पिंग पावर हम बोल सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए मैं बच्चे को एक्टिविटीज़ को करवाऊँगी। आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए मैं कोई बॉक्स ले सकती हूँ, या फिर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट है या दाल है तो उसको मैं उठा करके, या कॉइन है उसको मैं बॉक्स में बच्चे को डालने के लिए कह सकती हूँ, तो उससे भी बच्चे का कंसंट्रेशन पावर भी, फाइन मोटर स्किल भी बच्चे में बढ़ सकता है। एंड मैं कुछ बीड्स को, जैसे मोतियों की माला, एक तो हम लोग बारीक, जिसमें बच्चे का यदि हमें लग रहा है कि बच्चा जो छोटे छोटे जो बीड्स हैं उसको नहीं पिरो सकता है माला में, तो हम बड़े साइज़ के कलरफुल बीड्स को लेंगे, जिसके थ्रू हम बच्चे को फाइन मोटर स्किल को और आई हैंड कोऑर्डिनेशन को, आंखों और हाथों के समन्वय की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा किस में आया, विषय वस्तु में। टीचिंग मेथड, अब जब मैं बच्चे को क्रियाओं के माध्यम से सिखा रही हूँ तो जो भी चीज़ें अब मेरे पास में टीचिंग मेथड, मैं बोल सकती हूँ कि लाइक मैं बच्चे को कोई टास्क को सिखा रही हूँ तो क्या किस वे में सिखा रही हूँ मैं, जो हमारे टास्क एनालिसिस हैं कि बच्चे को कार्य को विश्लेषण करके बता रही हूँ, शेपिंग है, चेनिंग है, जो मैंने प्रीवियस अपनी क्लासेस में आपको डिटेल में बताया। कार्य विश्लेषण जैसे कार्य को छोटे छोटे भागों में सिंपल और ईजीएस्ट वे में स्मॉल स्टेप्स में बांटने को टास्क एनालिसिस कहते हैं। शेपिंग है तो हम लोग जब हर बच्चे के हर अटेम्प्ट पर उसको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड देंगे, गुड वेरी गुड बच्चे को बोलेंगे। जब भी बच्चा कोई सफलतापूर्वक अटेम्प्ट करता है उस पर, उसको शेपिंग बोलते हैं। इसी तरह से रीइंफोर्समेंट है तो टाइम टू टाइम हम बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते रहेंगे, वेदर वो सोशल है या फिर हमारे ईटेबल थिंग्स हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, टीचिंग मेथड्स भी हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है पिछली क्लासेस में।
तो वो हमारे पढ़ाने में जो भी हम यूज़ ला रहे हैं बच्चे को एक्टिविटीज़ को सिखाने के लिए, हाँ टीचिंग मेथड में ही हम लोग बात कर सकते हैं कि बच्चे को मॉडलिंग की बात करते हैं। जैसे मुझे कोई एक्टिविटी बच्चे को सिखानी है तो मैं खुद कर रही हूँ और बच्चा उसको इमिटेट कर रहा है, नकल करके या मेरा अनुसरण करते हुए बच्चा उस एक्टिविटी को सीख रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब जैसे मैंने बोला बच्चे को कि मेरे को फाइन मोटर स्किल को डेवलप करना है, बच्चे के लिए मैंने कोई एक्टिविटी लिया तो उसमें क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ रहा है। बीड्स लिया मैंने या फिर मैं थ्रेड लिया है, वो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ सकता है। यदि मैंने उसके लिए ग्रिपिंग पावर को बढ़ाना है तो सॉफ्ट बॉल या ग्रिपर के हेल्प से मैं करवा रही हूँ तो ग्रिपर रहेगा हमारे पास में। तो इस तरह का जो भी हम लोग बच्चे को एक्टिविटीज़ को सिखाने के लिए शिक्षण सामग्री को ले रहे हैं वो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ रही है। तो क्रिया आधारित पे हमारा क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जोर दिया जाता है और एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जाता है या इम्प्रूवमेंट की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है होलिस्टिक। होलिस्टिक भी कह सकते हैं हम लोग इसको, मेनली साइमल्टेनियसली यूज में लाया जाता है। होलिस्टिक, एनवायरमेंटल, सबका मीन सेम ही है। साइमल्टेनियसली हम बोलते हैं कि इसको कहीं ना कहीं तीनों का मीन सेम ही है लेकिन अलग अलग टर्म से यूज में लाया जाता है। या फिर कहीं आपको सिलेबस में बच्चों के लिखा भी होगा इलेक्ट्रिक हम बोल सकते हैं अप्रोच। अब होलिस्टिक या फिर हम एनवायरमेंटल है या इलेक्ट्रिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं वातावरण केंद्रित उपागम। अब वातावरण केंद्रित उपागम में हम किसकी बात करें कि पिछले जो एक्टिविटी में तो हम बच्चे के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं उस पर फोकस कर रहे थे, उससे पहले चाइल्ड सेंटर पे हमने बच्चे के ऊपर फोकस किया। अब थर्ड हमारी जो आ रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे के वातावरण को भी हम ध्यान रखेंगे। कोई भी हम बच्चों को एक्टिविटी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने जो हमारी इच्छा किया उसको हमने ले लिया। पहले हम बच्चे के एनवायरनमेंट को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं कि कैसा उसका वातावरण है, क्या वो रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से यानी कि गांव के एरिया से है या शहरी एरिया से है। तो उस पे आधारित हम लोग बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ को लेंगे। बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या नीड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रहा है कोई गोल को वही सही होता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी अति आवश्यक रहती है। तो पेरेंट्स की क्या आवश्यकता है, क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे को सिखाया जाए, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जो भी हम बच्चे के लिए टास्क को ले रहे हैं वो हम ध्यान में रखेंगे कि क्या कम्युनिटी में रहते हुए उन सर्विसेज को सिखाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। और जब सिखाया जाता है तो क्या बच्चा उसको कम्युनिटी में रहते हुए ही अर्निंग का सोर्स भी उसके लिए हो सकता है कि नहीं। हम लोग वातावरण को हम लोग कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है बच्चे के सराउंडिंग, क्योंकि बच्चा कोई भी अगर हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं किसी भी प्रकार के तो हम लोगों को क्या है थ्रू शिक्षा हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग किस तरह से कम्युनिटी में सोसाइटी में एडजस्ट होना है, किस प्रकार से हर सोसाइटी का हम कह सकते हैं समुदाय के कहीं ना कहीं हमारे से भी अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको हमें फुलफ़िल करना होता है। तो वो सेम चीज़ हम बच्चे के लिए भी, बच्चे को भी समुदाय में वो इंडिपेंडेंटली रह सके या हम कह सकते हैं कि अच्छे से इंटरेक्ट करते हुए बच्चा इंडिपेंडेंट वे में रह सके, तो हम उसके लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं वातावरण को ध्यान में रखते हुए। अब बेस हमारा क्या आ रहा है, जो वातावरण संबंधी हम जो भी एक्टिविटीज़ को बच्चे को सिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव हमारा में क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उसको वातावरण में इंडिपेंडेंटली हम कह सकते हैं या फिर वातावरण में किस प्रकार से उसको एडजस्ट होना है, या जो भी हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं कम्युनिटी के उसको किस प्रकार, नॉर्म्स हम बोलते हैं कि मानक जो हैं उनको कैसे फुलफ़िल करना है, वो सब चीज़ें हमारा उद्देश्य रहता है कि हम बच्चे को कम्युनिटी का एक मेन या हम कह सकते हैं कि पार्ट
उसको बनाएं सो दैट वो भी जैसे नॉर्मल हम लोग रह रहे हैं, सेम लाइक दैट वो बच्चा भी कम्युनिटी का उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बने जैसे कि हम लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं कम्युनिटी के प्रति, है ना। और कंटेंट हम बोल सकते हैं कि विषय वस्तु, अब जो भी हम लोग बच्चे को वातावरण में अगर उसको एडजस्टमेंट करना सिखाना है या हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ सिखा रहे हैं तो वो सारी क्रियाएं आ जाएगी इसमें, जो भी हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या जो पाठ्यक्रम में हम लेना चाहते हैं। टीचिंग मेथड में अगेन मैं बोलूँगी कि मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग या फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स जो पढ़े थे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नाम से क्लियर हो रहा है कि सरल से कठिन की ओर, होल टू पार्ट कि हम संपूर्ण से अंश की ओर बच्चे को बताते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्त चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं अमूर्त चीज़ों के प्रति उसको अवधारणा देते हैं, तो उसके थ्रू हम बच्चे में क्या करें। ये सब टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं और प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए बच्चे को शिक्षित करते हैं। एंड लास्ट वन हमारा आ रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री जो भी हम बच्चे के लिए यूज़ में ला रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग शिक्षण सामग्री में ला सकते हैं। हम बच्चों को टीचिंग मेथड में हम यूज़ में भी ला सकते हैं कि बच्चों को हम लोग कहीं विजिट करने के लिए लेके जा रहे हैं, ट्रिप के लिए लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में जब हमने बच्चे को शिक्षित करना है तो हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में उसको शिक्षित करेंगे। कहीं हम फील्ड ट्रिप पे लेकर के जा रहे हैं या हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और बच्चे को सिखाने के लिए हम कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं वो सब भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो ये मेनली 3 अप्रोचेस थी जिनका जानना स्पेशल एजुकेटर और जितने भी हमारे टीचर्स, ट्रेनीज हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी जाना अति आवश्यक रहता है। सो ये मेरा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आगे की भी वीडियोज़ पाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ keep watching my videos and sharing my videos, and please also do comments on my videos. Thank you so much.